हेलो क्लास। आज हम बात करेंगे हड़प्पन साइट कालीबंगा पर। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ घग्गर नदी से तात्पर्य है प्राचीन सरस्वती से। यदि बात की जाए इस पुरास्थल की खोज के बारे में तो इस संदर्भ में अमलानंद घोष का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इन्होंने 1950 से 53 के मध्य सरस्वती और इसकी सहायक द्रष्टदी की घाटियों में कुल 24 स्थल खोजे थे और उन्हीं 24 स्थलों में से एक स्थल कालीबंगा है। हालांकि इस घाटी में स्थित कालीबंगा की ओर सर्वप्रथम संकेत एलेफ टेसीटोरी और ऑरेलस्टाइन द्वारा दिया गया था, लेकिन इसे खोजने का श्रेय अमलानंद घोष को ही जाता है। 1959-60 से लगातार एक दशक तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से बीबी लाल और बीके थापर के संयुक्त निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन कार्य होता रहा। यहाँ पर हुए उत्खनन से हमें दो सांस्कृतिक कालों के बारे में जानकारी मिल रही है। इनमें एक का संबंध है प्राक हड़प्पा संस्कृति से और दूसरे का संबंध है विकसित हड़प्पा संस्कृति से। यहाँ पर हम इन्हीं दोनों कालों पर बात करेंगे। कालीबंगा में दो टीले स्थित हैं, जिनमें से पश्चिम दिशा में दुर्ग वाला छोटा टीला है और पूर्व दिशा में नगर वाला बड़ा टीला है। दुर्ग वाले पश्चिम दिशा में विद्यमान टीले में निचले स्तरों पर प्राक हड़प्पा संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर एक और बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि इस टीले की जो बस्ती थी वो एक चौड़ी रक्षा प्राचीर से घिरी हुई थी। रक्षा प्राचीर के निर्माण में कच्ची ईंटें प्रयोग की गई थी और ईंटों का जो क्रम था वो इंग्लिश बॉन्ड हेडर क्रम है। इससे मतलब है कि जब ईंटें पूरे रद्दे में चौड़ाई से लगाई जाती हैं तो ये इंग्लिश बॉन्ड कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पर हुए एक्सकेवेशन से हमें भवनों के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पे हमें उनकी आवास प्रणाली को समझने में कुछ सहायता मिल जाती है। मकानों के आगे चबूतरा बना होता था, कमरों की फर्श को चिकनी मिट्टी से लीपा जाता था और बीच में एक आंगन होता था और 4 से 5 कमरे होते थे। जल की निकासी के लिए नालियां बनाई गई थी। तो इस तरह के प्रमाण हमें कालीबंगा के प्राक सैंधव स्टेज से मिल रहा है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ से दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें मिल रही है वो है मृदभांड। मृदभांडों के आकार प्रकार और उनके अलंकरण अभिप्रायों के आधार पर बीके थापर ने इनको 6 वर्गों में विभाजित किया है और वर्ग के लिए यहाँ पे फैब्रिक शब्द का प्रयोग किया गया है। फैब्रिक ए, फैब्रिक बी, फैब्रिक सी, फैब्रिक डी, फैब्रिक ई और फैब्रिक एफ, इस तरह से इनको 6 वर्ग में विभाजित किया गया। फैब्रिक ए के जो मृदभांड हैं वो लाल और गुलाबी रंग के हैं, जिन पर काले या सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई है। चित्रों में हमें फूल पत्ती का अलंकरण देखने को मिलता है। तितली, बिच्छू, मछली, हिरन, ग्रिड, इस तरह की चित्रकारी देखने को मिल रही है इन मृदभांडों पे, अर्थात फैब्रिक ए के मृदभांडों पे। फैब्रिक बी के मृदभांड भी चाक पे बने हैं पहले की तुलना में, पहले की ही तरह, जिनकी बनावट फैब्रिक ए की तुलना में अधिक विकसित है। सामान्य रूप से पात्र का जो ऊपरी भाग है उस पर लाल रंग का लेप किया गया है और जिन पर काले रंग से आड़ी तिरछी लकीरों से चित्रकारी की गई है और नीचे के भाग को रगड़ के खुदरा किया गया है। इसके बाद अगर हम देखें फैब्रिक सी के मृदभांड किस तरह से अलग थे, तो ये मृदभांड मोटे भी थे और मजबूत भी थे। इनके ऊपर लाल और बैगनी रंग का लेप किया गया है। इस श्रेणी के जो मृदभांड हैं वो अत्यंत सुंदर गढ़न के हैं। अगर हम ये कहें कि इस श्रेणी के मृदभांड सर्वोत्तम किस्म के हैं तो ये बिल्कुल सही होगा और इनके ऊपर मत्स्य शल्क, ज्यामिति आकृतियाँ, आड़ी तिरछी रेखाएं, पेड़ पौधे, तितलियाँ, इस तरह की चित्रकारी देखने को मिलती है। फैब्रिक डी के जो मृदभांड हैं वो लाल रंग के हैं, जिनके ऊपर तिरछी रेखाएं और अर्धवृत्त आकृतियों का अलंकरण किया गया है। और इस वर्ग के अंतर्गत जो हमें पात्र प्रकार मिल रहे हैं उसमें बड़े आकार के मटके,
कटोरे, इस तरह के पात्र प्रमुख हैं जिन पर कंघी युक्त चित्रण भी मिलता है, जो कि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके अलावा फैब्रिक ई के अंतर्गत जो मृदभांड रखे गए हैं ये हल्के गुलाबी रंग के हैं और इस वर्ग के मृदभांड बहुत छोटे आकार के हैं, जिनमें चषक और छोटे छोटे घड़े प्रमुख हैं। इसके बाद जो हमारी आखिरी कैटेगरी है वो है फैब्रिक एफ की, और इस वर्ग की जो पॉटरी है वो भूरे रंग की है या ग्रे कलर की है, जिन पर काले और सफ़ेद रंग से अलंकरण किया गया है। और प्रमुख पात्र प्रकारों में साधारण तश्तरियाँ हैं, तसला है, कटोरे हैं। इस तरह के हमें मृदभांड फैब्रिक एफ से प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ और पुरावशेष जो हमें इस कालखंड से मिला है उनमें तांबे के, स्टेटाइट के मनके मिल रहे हैं, मिट्टी के मनके मिल रहे हैं। इसके अलावा शंख और पकी मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं, खिलौना गाड़ी के पहिए मिले हैं, बैल की खंडित मृण मूर्तियाँ मिली हैं, सिलबट्टे मिले हैं, तांबे की वस्तुएं मिली हैं। तांबे की वस्तुओं में अगर देखें तो यहाँ पर तांबे की एक वृषभ आकृति भी मिली है। और अगर बात की जाए चूड़ियों की तो ऐसा भी माना जाता है कि कालीबंगा में चूड़ी निर्माण का केंद्र था और इसका शाब्दिक अर्थ भी काले रंग की चूड़ियाँ ही है। तो यहाँ से जो तांबे की मूर्ति के बारे में बताया है वो आक्रामक मुद्रा में एक वृषभ की मूर्ति है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हो रहा है वो है यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर कालीबंगा से प्राक सैंधव काल से संबंधित एक जुता हुआ खेत मिला है और ये खेत प्राक हड़प्पा बसावट के दक्षिण भाग में स्थित था। एक ही खेत से दो फसलों की एक साथ बुआई और जालीदार जुताई किए जाने का साक्ष्य मिला है। कम दूरी की हराइयों में चना और ज़्यादा दूरी की हराइयों में सरसों बोया जाता था, जिसे हमने इस तरह से समझाया है यहाँ पर। कालीबंगा में दोनों ही कालखंडों से मानव की अधिवास प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। इसका जो नगर क्षेत्र है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली 4-5 सड़कों से कई भागों में बटा हुआ था। साधारण रूप से प्रत्येक भवन के बीच में एक आंगन होता था जिसके चारों ओर 4-5 छोटे बड़े कमरे होते थे और मकान बनाने के लिए कच्ची ईंटें ही प्रयोग की गई हैं। यहाँ पे एक बात ये भी है कि कालीबंगा में चाहे रक्षा प्राचीर हो, चाहे चबूतरे हो, चाहे मकान हो, इन सब के निर्माण में कच्ची ईंटें ही प्रयोग की गई देखने को मिल रही है। और इसी कारण से कुछ विद्वानों ने इसे गरीबों की बस्ती या फिर दीनहीन की बस्ती के नाम से भी इस पुरास्थल को पुकारा है। इसके अलावा पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों के निर्माण के लिए ही हुआ है। इसके अलावा कुओं के निर्माण में और दहलीज बनाने के लिए भी पक्की ईंटें प्रयोग की गई थी। एक मकान में फर्श की ईंटों पे वृत्ताकार डिज़ाइन भी बनी हुई मिलती है। इसके अलावा यहाँ से कुछ अन्य अवशेष भी प्राप्त हुए हैं जिनमें पॉटरीज हैं। पॉटरी प्रकार में अगर हम देखें तो कटोरे मिल रहे हैं, साधारण तश्तरियाँ मिल रही हैं, कुछ बीकर्स प्राप्त हो रहे हैं, कप है जिनमें हैंडल लगे हुए हैं। तो इस तरह के प्रमुख पात्र प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ मोहरें मिल रही हैं, कुछ मिट्टी की मूर्तियाँ मिल रही हैं जिनमें मानव की भी हैं और पशुओं की भी हैं। यहाँ पर बीबी लाल ने कालीबंगा से 2 टेराकोटा केक्स प्राप्त किए थे और इस मृणपट्टिका पर सींग युक्त देवता का अंकन देखने को मिलता है जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। इसके अलावा टेराकोटा की जो मूर्तियाँ हैं जिनमें मानवीय और पशुओं की आकृतियाँ हैं वो भी यहाँ से प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ कुछ ताम्र निर्मित उपकरण भी प्राप्त हो रहे हैं और कुछ मनके मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जीवाश्मीय अवशेष भी मिल रहे हैं और अंत्येष्टि से संबंधित भी हमें यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। कालीबंगा में एक कब्रिस्तान मिला है। यहाँ से शव विसर्जन के 37 उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनसे हमें
पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, अंत्येष्टि की इन तीनों विधियों के बारे में जानकारी मिलती है कि ये तीनों ही विधियाँ यहाँ पर प्रचलित थी। इसके अलावा एक तीसरा भी टीला यहाँ से प्राप्त हुआ है और यहाँ पर कुछ यज्ञ वेदियाँ प्राप्त हो रही हैं और थोड़ी ही दूर पे एकल यज्ञ वेदी भी मिली है। बहुत से मकानों से भी इस तरह की अग्निवेदिका या यज्ञ वेदियाँ प्राप्त हो रही हैं। इसके आधार पे ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोग यज्ञ के माध्यम से उपासना करते थे या फिर ये उनके धार्मिक क्रियाकलाप कर्मकांडों से संबंधित कुछ साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है। तो इस तरह से जो हमें साक्ष्य यहाँ पे मिल रहे हैं उनसे तत्कालीन समाज और संस्कृति को समझने में विशेष रूप से ये हमारे लिए सहायक हैं। इसके अलावा यहाँ से 8 रेडियोकार्बन डेट भी प्राप्त हुई हैं जिनके आधार पे यहाँ की प्राक हड़प्पा संस्कृति का समय 2400 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व निर्धारित किया जाता है। प्राक हड़प्पा संस्कृति का समय है ये और सैंधव सभ्यता का समय 2300 या 2200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया जा सकता है। थैंक यू।